आ गए सारे? देखो देखो, नॉर्मली आवाज इको थोड़ा सा हो रहा है ना, बैलेंस करो। हेलो, आ रही है सबको क्लियर? अरे प्लीज, जो आ गए हैं वो शांति बनाए रखें। अब जो आ रहे हैं उनको आने दो। देखो, देखिए साइड को अगर अपन डिटेल से पढ़ना चाह रहे हैं तो ऑल ओवर जो कंप्लीट सिलेबस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें होप्स हो मैं कुछ टॉपिक्स को ज्यादा डिटेल से पढ़ाऊंगा, कुछ को उतना ही जितना जरूरी है। ठीक है, ये जो है ये तो इंट्रो चैप्टर है, इसको समझे बगैर तो हम आगे जा ही नहीं सकते, है ना। और ये सबसे मेन चैप्टर है, मतलब आपके एग्जाम के लिए ये आपको अच्छे से समझना है। एसडीएलसी आवाज सही नहीं आ रहा क्या? प्रॉपर है? थोड़ा इको हो रहा है। हाँ ठीक, एक बार आप ये लिखो पूरा का पूरा। और देखिए शायद जैसे सब्जेक्ट में क्या मेंटलिटी जो होती है पढ़ते वक्त वो ऐसा होता है, इसके नाम में ही ऐसा है कि लोग दुखी हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कहने को ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट थ्योरी है, बट आज के टाइम पे अगर आप अगर एक अच्छे डेवलपर, एक इंजीनियरिंग टाइप की चीज हो तो आपको पता है कि बिना सिस्टम के कुछ नहीं होता। तो आज के टाइम पे जिसको जितना ज्यादा सिस्टम का नॉलेज होता है वो उतना ही अच्छा पैकेज अचीव करता है, आप ये कह सकते हो, है ना। ये दो सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन है। दूसरा डिपेंड ऑन योर सिलेबस रहा तो कुछ कंपोनेंट में यहां से भी उठाऊंगा, है ना। एक बार मैंने देखा नहीं है आपका सिलेबस, मेनली मेरा फोकस साइड पे रहेगा सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन पे, है ना। बट इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वैसे तो साइड में जो है वो सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, कुछ पार्ट साइड का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अपना भी होता है ना, वो देखेंगे लेटर ऑन, बाद की बात है। पर प्रॉपर साइड का सुन लो, आपका सबसे पहले ये दोनों पार्ट क्लियर होना जरूरी है। जैसे ही आपने सिस्टम और एसडीएलसी मींस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इस दोनों टॉपिक को पढ़ लिया, इस टॉपिक के फिनिश होते ही समझ में आ जाएगा ये आगे के चैप्टर्स क्या है, क्योंकि यही एसडीएलसी है ना। इस बेसिकली यहाँ हम खूब सारे मॉडल्स पढ़ेंगे और मैं आपको जितने भी मॉडल है सारे पढ़ाऊंगा, लगभग 10-11 मॉडल्स अपन सबको पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पक्के आते हैं उनके ऊपर, है ना। अरे जल्दी आओ, तो इनको लिख लो, फिर यहां से अपन स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और ये सब्जेक्ट सारे सब्जेक्टों से जुदा सब्जेक्ट है थ्योरेटिकली, तो मतलब साइड को पढ़ने के लिए ऐसा कोई प्योर नॉलेज नहीं चाहिए। अब बिल्कुल अलग थलग सब्जेक्ट है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ रहा भी तो मैं खुद कनेक्ट करूंगा, थोड़ा डीबीएमएस चाहिए होगा मैं कनेक्ट कर दूंगा, थोड़ा नेटवर्किंग चाहिए होगा मैं कनेक्ट कर दूंगा, वो मेरा काम है ना। बाकी ज्यादा नीड नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। आगे सारे चलो, तो ये फटाक से आपकी इंडेक्सिंग बना लो। और अगर मैं ये सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इसी फ्लो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस फ्लो को तो मैं बिगाड़ ही नहीं सकता, ये एसडीएलसी का फ्लो है। तो आप एज इट इज पूरा लिख लो और हेडिंग लगा लो चैप्टर नंबर 1।
है ना। ये यहाँ से आपका पहला चैप्टर, दूसरा ही चीजें ऐसे ही चलेंगे आपकी। और ये थोड़ा थ्योरी सब्जेक्ट है, तो यहाँ होगा क्या, यहाँ मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा, वैसे भी आदत है मेरी, मैं लिखवाऊंगा उतना ही जितना जरूरी है, क्योंकि सारी थ्योरी लिखवाई नहीं जा सकती। हाँ, बट वो पॉइंट्स जो जरूरी हैं आपके एमसीक्यूज के लिए, वो हर एक पॉइंट आपको लिखवाऊंगा। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ऑर्डर तो दे नहीं सकता, कोई समझदार हो आप, फोन को साइड में रख दो, साइलेंट करके उल्टा, है ना। क्योंकि भी मॉर्निंग क्लास है, मैं आपसे एक एक्सपेक्टेशन ये कर रहा हूं कि 2 घंटे जब तक मेरा क्लास चल रहा है, फोन आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर आपका फोन हाथ में दिखेगा, मैं एक्वर्ड हो जाता हूँ फिर, है ना। फोकस करो, सुनो, जहां डाउट हो टोक दो, हर चीज के समाधान मिलेंगे विद मल्टीपल एग्जांपल्स। क्योंकि ये सब्जेक्ट अगर आपको सच में पढ़ना है तो आपको एग्जांपल से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये याद ही नहीं रहेगा। करें स्टार्ट? श्योर। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अ सिस्टम, अबाउट द सिस्टम। देखो, सारा का सारा ये जो सब्जेक्ट है, सुन लो, जिसको आप SAD बोल लो, इसका S का मतलब सिस्टम ही है ना। जब तक हम सिस्टम को नहीं पढ़ लेंगे, क्या है सिस्टम, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, और मेनली हमें सिस्टम में जिस सिस्टम से सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, एंड दैट इज योर इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो, सिस्टम मीन्स तो हम किसी की भी बात कर सकते हैं, सिस्टम तो मैकेनिकल भी हो सकता है, सिस्टम तो आपका केमिकल भी हो सकता है, सिस्टम आपका कंप्यूटर साइंस का भी हो सकता है। तो सिस्टम में भी एनीथिंग, ना ही हम मैनेजमेंट वाले हैं, ना ही हम इधर उधर की फील्ड वाले हैं। हमारा मेन गोल साइड को पढ़ने का है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ना, कि आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो वर्क है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए हमारा मेन गोल इसको पढ़ना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। पर ये डायरेक्ट नहीं चलेगा, पहले पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिर्फ 2 क्लास लूंगा, इतने में टॉपिक आपका ओवर है। उसके बाद में ये एनालिसिस एंड डिजाइन, ये फर्दर पार्ट है, ठीक है। तो चलो, तो देखो, ये वर्ड ऐसा तो है नहीं आपने पहली बार सुना है। सिस्टम वर्ड का मतलब क्या है? सिस्टम वर्ड अपने आप में एक डेफिनेशन है। जहां पे भी सिस्टम बनता है, वहां क्या क्या आता है? पहले तो ग्रुप आता है। देखो, जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट एक सिस्टम है। अभी सिस्टम में कितनी सारी चीजें हैं, खूब सारे कंपोनेंट्स हैं, टीचर्स होंगे, उसके अलावा मैनेजमेंट्स में होंगे, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे। बट उन कंपोनेंट्स को क्या करना पड़ेगा? सिर्फ कंपोनेंट रखने से तो कुछ नहीं होगा ना, पहले तो उनको जोड़ना पड़ेगा, कि हमें खूब सारे कंपोनेंट को एक जगह लेके आना पड़ेगा, और फिर उन कंपोनेंट्स को स्पेसिफिक टास्क देना पड़ेगा कि जो जिसका काम है वो वही काम करे, और फिर उन चीजों को रिलेट करना पड़ेगा। मतलब एक बंदा कोई काम करेगा, उसके काम के बाद दूसरे का काम स्टार्ट होगा, फिर दूसरा कोई काम करेगा, उसके बाद में तीसरे का काम स्टार्ट होगा। तो सिस्टम वर्ड अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमें क्या कहते हैं कि चीजों का ग्रुप बनाओ, कनेक्ट करो और सिस्टमेटिकली वर्क करो। दिस मीनिंग, अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सिस्टम जो वर्ड है, ये जिस ग्रीक वर्ड से बना है, बस जस्ट फॉर योर नॉलेज, एंड दैट इज अ सिस्टम। ठीक है, ये जिस ग्रीक वर्ड से सिस्टम वर्ड को इंग्लिश में उठाया गया है, वो वर्ड होता है सिस्टमा। सिस्टमा का मतलब सिंपल सा क्या होता है? कलेक्शन। मतलब इसका मीनिंग बता रहा हूं मैं, कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट विच वर्क टुगेदर। ठीक है, तो लिखो, लिखवा देता हूं हिंदी में, बाकी इंग्लिश तो मैं लिख ही रहा हूं, हिंदी बोल दूंगा, है ना। तो लिखो, सिस्टम वर्ड, सिस्टम वर्ड ग्रीक वर्ड सिस्टमा से बना है ना, सिस्टमा से बना है, जिसका मतलब कंपोनेंट्स का कलेक्शन बोल दूं, चलेगा ना? समूह मुंह अच्छा नहीं लगता यार, टिपिकल हिंदी पे मत जाना, तुम साइड पढ़ रहे हो, क्योंकि यहां ज्यादा टिपिकल हिंदी आपके नुकसान के लिए बहुत ही ज्यादा टिपिकल है। क्योंकि
जो इंग्लिश में पेपर बनाएगा वो गूगल से ट्रांसलेट करवाएगा। तो इसलिए आप ज्यादातर इंग्लिश की टेक्निकल वर्डों पे ही फोकस करना है, ज्यादा हिंदी मत करना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना। तो लिखो जिसका मतलब कंपोनेंट्स का कलेक्शन होता है, जिसका मतलब कंपोनेंट्स का कलेक्शन होता है जो एक साथ काम करते हैं। कंपोनेंट्स का कलेक्शन होता है जो एक साथ काम करते हैं। आगे लिखो, लिखो सिस्टम, सिस्टम किसी भी टाइप का हो सकता है, सिस्टम किसी भी टाइप का हो सकता है जो अलग अलग फील्ड में काम आता है, जो अलग अलग फील्ड में काम आता है, जैसे कि लिख लीजिएगा कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, वेरियस फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग, है ना। क्योंकि सिस्टम जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया सिस्टम से बना है, तो आप कुछ भी सोच लो जो ऐसा है जहां खूब सारी चीजें मिलके एक साथ काम कर रही है ना, बस वही सिस्टम है हमारे लिए। अब सिस्टम का मतलब कोई जरूरी नहीं है हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, जनरली पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी फील्ड का पार्ट हो सकता है, उसमें फिर हम स्पेसिफिक करेंगे इसको सिर्फ कंप्यूटर के लिए। आपका पूरा सेट सिर्फ और सिर्फ किसके डेडिकेटेड है, ओनली कंप्यूटर साइंस आईएएस के ऊपर, ठीक है। तो सिस्टम किससे बने सुन लो, मैं साथ साथ ही, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है, मैं लिखवाऊंगा दोहराऊंगा, आपको मेरे साथ दोहराना है, फोकस करना है। आज का क्लास में याद कर लेना है, घर पे जाके ज्यादा कुछ नहीं है, जितना पढ़ाऊं सिर्फ 10 मिनट बैठ जाना, आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। ओनली 10 मिनट मांग रहा हूं, ज्यादा नहीं मांग रहा घर पे, आपको सिर्फ रिकैप मानना है पूरी थ्योरी का। तो सिस्टम किससे बना है, सिस्टमा से, जिसका मतलब खूब सारे कंपोनेंट्स मिलके एक साथ काम करेंगे, जो किसी भी फील्ड के लिए काम में लिया जा सकता है। जरूरी नहीं है वो कंप्यूटर साइंस का है, वो मैकेनिकल, सिविल, मैनेजमेंट या फिर इको कहीं पे भी जा सकता है। कुछ फील्ड मैंने लिख दिए, बट हमारे लिए जरूरी क्या है, हमारे लिए जो जरूरी है हम उसकी बात कर लेते हैं। mainly we deal with इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं आईएस इन जनरल, ठीक है। क्योंकि हम आईएस के ही वेरियस कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग पढ़ के आए हो तो यू नो वेरी वेल एमआईएस और डीएसएस, बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द आईएएस। ये सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो हम सिस्टम में इंफॉर्मेशन सिस्टम को ही पढ़ने वाले हैं, पहले ये माइंड में सेट कर लो। सब्जेक्ट इतना ब्रॉड हम नहीं पढ़ सकते, यही अगर कोई मैनेजमेंट वाला पढ़ता तो वो अपने मटेरियल्स पे काम करता, रिसोर्सेज पे काम करता, मैनेजमेंट एक्टिविटीज पे काम करता। हम कंप्यूटर वाले हैं तो हम सारा फोकस कंप्यूटर को रखते हुए पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम का सिंपल सा मीन्स क्या है हमारे लिए, अब जैसे ही हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला, इट मींस अब हमें एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जो हमें इंफॉर्मेशन दे, बट कब देगा, जब बदले में आप उसे डेटा दोगे। ये तो पढ़ चुके ना हम लोग, जनरल थॉट तो आपको भी पता है कि अगर आप कोई भी एक सिस्टम बना रहे हो, आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हो, तो इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को इनपुट में तो डेटा ही चाहिए होगा ना। अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हो, बदले में ये आपको क्या देगा, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो आप डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट कैटेगरी के हिसाब से यूज कर सकते हो। लोअर, मिडिल, टॉप सब पढ़ेंगे अपन लोग। बाकी अगर कोई और रहा, अगर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है और ये सिर्फ सिस्टम है, तो इसके इनपुट में क्या हो सकता है ये अपन डिटेल से भी पढ़ेंगे। अब डेटा भी हो सकता है, अब कोई मटेरियल भी हो सकता है, अब कोई रिसोर्स भी हो सकता है, हमें नहीं पता फिर व्हाट इज द इनपुट है।
है ना, किसी भी टाइप का इनपुट हम ले सकते हैं क्योंकि अभी किसी भी फील्ड में काम आ रहा है। और आउटपुट में फिर जरूरी इंफॉर्मेशन ही है? नहीं, इंफॉर्मेशन तो तभी आएगा जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ले रहे हो। किसी और में आप मैनेजमेंट में चले गए तो हो सकता है ना कोई प्रोडक्ट बन के आ जाए, हो सकता है कोई सर्विस बन के आ जाए। दिस इज द पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर आप ब्रॉड करोगे तो इनपुट आउटपुट ऐसा दिखेगा और जनरल करोगे तो इनपुट आउटपुट ऐसा दिखेगा। तो दोनों डायग्राम बना लो जस्ट फॉर योर नॉलेज। मैं ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाऊंगा ताकि चीजें पिन पॉइंट हो, होते नहीं है, जबरदस्ती बनाता हूं ताकि चीजें आपको समझ आए, है ना। लिख लो। हाँ, हिंदी नहीं बोलेगा। देखो देखो, मैनली हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को ही डील करते हैं। मैनली हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को ही डील करते हैं। ये दोनों डायग्राम बना लो, है ना। अगर जनरल सिस्टम है तो कैसा होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो कैसा होगा। और ये सब्जेक्ट में आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। क्योंकि ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जहां चीजें लॉजिकल आती हैं, थ्योरेटिकल आती हैं। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा मैं क्या ही पढ़ा रहा हूँ, क्या ही क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो सिर्फ जो समझा जा रहा है उसको समझना, और समझने के बाद में आप अपने लैंग्वेज के अंदर उसे थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। वैसे तो मैं इजी लैंग्वेज में ही लिख पाऊंगा सब कुछ। बना लिया सब ने डायग्राम? चलो, अब बस जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को डील करते हैं तो आईएस मेनली कंटेंट्स, अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करोगे तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होगा, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। पीछे जो है ना वो एक बार बता दीजिएगा, फॉन्ट साइज में अगर दिक्कत आ रही है तो मैं और बढ़ा दूंगा। अरे मैं खुद ही इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, लिख दूंगा आपके नीड रहा तो, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे। बट मैं इतना बड़ा नहीं लिखता, मैं उतना ही बड़ा लिखूंगा जितना दिख जाए। मेरे लिए मेरा मैक्स फॉन्ट साइज है। देखो जस्ट फॉर योर नॉलेज ओनली, कि अब इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम हमारे दिमाग में ले रहे हैं, तो लिखो इंफॉर्मेशन सिस्टम में या आईएस में इंफॉर्मेशन सिस्टम में फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं, या निम्न लिख देना आप। अब इतनी हिंदी क्या करोगे यार, है ना। इंफॉर्मेशन सिस्टम में फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। इनके बारे में मुझे कुछ बताना नहीं, बस एक बात आपके माइंड में सेट करवा देता हूँ कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का हमारे लिए सेंस क्या है। तो जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले कोई ना कोई हार्डवेयर आएगा, सब आप जानते हो, फंडामेंटल सारा पढ़ चुके हो। ठीक है, उस हार्डवेयर को काम करवाने के लिए सॉफ्टवेयर आएगा। ठीक है, कौन करवाएगा, कोई ना कोई यूजर होगा, बट एज ए इनपुट तो डेटा चाहिए ना। और उसको अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह शेयर करवाना हो तो बिना नेटवर्क तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। कि कोई भी सिस्टम बना है तो वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही थोड़ी है, वो कहीं और भी जा सकता है ना। तो ये मैन जनरल कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में जरूरी है। और एक्स्ट्रा हो सकते हैं बट हम एक्स्ट्रा की बात नहीं करते, मैन की बात करते हैं। ठीक है, तो सिस्टम, अब मैं सिस्टम की डेफिनेशन लिख रहा हूं जो जनरली आपको याद रखनी है, और उसी को लेके हम पूरा सिस्टम का वर्ड पढ़ने वाले हैं। तो अब देखिए सिस्टम का डेफिनेशन क्या है।
क्योंकि मैं इसकी डेफिनेशन को इस तरह से लिख रहा हूं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद हो जाए। हमें सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है, तो मैं इस डेफिनेशन में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डालता हूं ताकि आपको अलग से ना याद करना पड़े, है ना। मैं लिख देता हूं पहले, देखो। अरे इतनी बातें मत करो, लिख लो, लिखो। अब देखो ये क्या है, सिंपल सा डेफिनेशन को मैं पहले समझा देता हूं, है ना। तो यहां इस डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा, सिस्टम जो है वो पहली चीज तो कलेक्शन है, वो चीज आपको पहले से पता है। तो एक वर्ड आपको आता है, कौन सा वाला, कलेक्शन वाला। बट किसका कलेक्शन है, बहुत सारे कंपोनेंट्स का, जो कैसे होंगे, जो इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होंगे। कैसे होंगे, इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होंगे, और आपस में जब ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होंगे। मतलब पहले के बाद कौन सा कंपोनेंट आना है, दूसरे के बाद कौन सा कंपोनेंट आना है, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। आप कहीं पे किसी भी कंपोनेंट को नहीं लगा सकते। जैसे आपने सीयूए पढ़ा तो हमें पता है कि पहले कहाँ रिक्वेस्ट आता है, मेमोरी से, फिर सीपीयू में जाता है, सीपीयू में कैसे डेटा निकल के आपका सीयू एएलयू के बीच आता है। तो वो कंपोनेंट्स का सीक्वेंसिंग आप बदल नहीं सकते। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स आएंगे, सुनना, बहुत सारे कंपोनेंट्स आएंगे जो आपस में इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड होंगे, और जब उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो वेल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ताकि जिस चीज के लिए सिस्टम बनाया गया, किसके लिए, किसी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। ये चीज याद रखना, सिस्टम बाद में बनता है, ऑब्जेक्टिव पहले आते हैं। अरे सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। ये एक पैन, एक सिस्टम है ना। तो इस पैन की किसी को आवश्यकता पड़ी होगी ना, फिर प्लान किया होगा कैसे बनाया गया है। तो सिस्टम का गोल ही यही है कि हमें किसी पर्टिकुलर डेडिकेटेड टास्क जो हमने पहले से प्लान किया था वो फुलफिल होना चाहिए। तो आप यहां से यही ले रहे हो कि आपने जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था वो ऑब्जेक्टिव उस सिस्टम से फुलफिल हो जाना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर काम भी नहीं होने वाला, है ना। तो हिंदी में लिख लो, इसको हिंदी में क्या ही लिखो, लिखो फिर भी। नहीं वैसे तो देखो, इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट का जनरल मतलब क्या होता है, वैसे तो सेम ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रुको एक बार, वेट ए मिनट, अगर आप चाहो तो मैं एक दूसरा वर्ड लिख देता हूं। वैसे तो लिख लो एक बार, चल जाएगा, मैं समझा दूंगा, टेंशन ना। लिखो, हाँ लिखो, लिखो, सिस्टम, सिस्टम सिस्टम इंटरडिपेंडेंट। ये जो इंग्लिश के वर्ड है इनका हिंदी नहीं बोलूंगा, मुझे भी नहीं पता इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। हाँ, सिस्टम इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स का, सिस्टम इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स का एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, देखो पहले आएगा ऑब्जेक्टिव। ये सिस्टम ऐसे ही बनता है कि आप
कोई भी सिस्टम बनाना चाह रहे हो, पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अरे कोई भी अगर कोई कंपनी खोलना है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ही बनाना है, प्रोडक्ट में कुछ भी प्रोडक्ट उठा लो XYZ, मान लीजिए कोई नया साबुन बनाना है, तो साबुन बनाना है तो कोई आवश्यकता होनी चाहिए ना। अरे मार्केट में इतने सारे शॉप अवेलेबल है, अब आप नया शॉप लॉन्च कर रहे हो, कारण है क्या उसका कोई? नहीं तो पता चला आपने प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया, फैलोगे, ऑलरेडी इतने सारे कंपटीटर्स हैं। तो आपके माइंड में एक विजन होना चाहिए कि मैं इस प्रोडक्ट को बनाना चाह रहा हूं, तो इसका गोल क्या है, क्या उसमें कुछ अलग है क्या? तो पहले वो आपका ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए, फिर जैसा आपका ऑब्जेक्टिव होगा वैसा ही आपका सिस्टम बनेगा, फिर उसके सारे कंपोनेंट्स और वो सारी चीजें आती हैं। इसीलिए हम यही कहते हैं कि सिस्टम बनेगा, बट कब? जब ऑब्जेक्टिव आएगा। अब इसी ऑब्जेक्टिव को डिसाइड किया, फिर हमने सिस्टम को बनाया, और जब वो सिस्टम बन जाएगा तो क्या करेगा? जो आपने ऑब्जेक्टिव प्लान किया तो पूरा हो जाएगा। अब आपने जो ऑब्जेक्टिव प्लान किया वो सिस्टम पूरा ही नहीं कर पा रहा, इसका मतलब क्या खाक सिस्टम है? फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना? ये जरूरी है हमारे लिए। को पूरा करते हैं, कुछ ऐसे लिखा है ना, ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन को रट्टा वटना नहीं है, कुछ शब्दों का ध्यान देना था। फिर से मैं इसमें कुछ शब्द मैंने पूरे नहीं लिखे क्योंकि डेफिनेशन के फ्लो में नहीं है, बट मैन हमारा गोल यही है कि खूब सारे कंपोनेंट्स आएंगे। सुन लो, सिस्टम को जब हम बना रहे हैं तो हम कैसे बोल रहे हैं, अब याद रखने का तरीका कि हमारा सिस्टम आएगा, कैसे आएगा? पहले कलेक्शन आएगा किसका? कंपोनेंट्स का। कलेक्शन आएगा कंपोनेंट्स का, सुनना, कलेक्शन आएगा कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स कैसे होंगे? तो कंपोनेंट्स होंगे इंटरडिपेंडेंट, है ना। एक बार आप ऐसे लिख दे, कंपोनेंट्स कैसे होंगे? इंटरडिपेंडेंट। सबको समझाऊंगा अभी। और जब वो अरेंज होंगे तो कैसे होंगे? वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे। और जब ऐसा कर लिया तो सिस्टम बन गया। अब सिस्टम बन गया तो बनाया क्यों था? ताकि ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया जा सके, ताकि ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया जा सके, है ना। तो सिस्टम जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स का कलेक्शन होता है जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सको। बस इतना फ्लो याद रखना है, बाकी रटना वटना कुछ नहीं है। अब बैठ के 2-4 बार रट्टा मत मार लेना, हमें सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना, है ना। बस अभी सीक्वेंसिंग को आप कैसे भी कर दो, पहले सिस्टम आना चाहिए, बाद में ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। अब जैसे चाहो बोल दो। तो की वर्ड्स है वो ये हैं इस डेफिनेशन के। ठीक है, अब इन सारे कंपोनेंट्स को लेके सबसे पहले, अब देखो यहाँ में 3-4 चीजें पढ़नी है सिस्टम के बारे में। सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है, और सिस्टम के टाइप्स क्या है। ये इन पे क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं, वो डिटेल से अब हमें समझने हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम और कुछ नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ही सीख लेते हैं कि इस डेफिनेशन में जो मैंने टर्म लिखे इसके मतलब क्या है। तो इनको अब डिटेल से मैं पढ़ा देता हूँ। बना लिया, है ना। तो अब लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं लिख देता हूँ, नाम ही लिख देता हूँ। देखो अब इस डेफिनेशन में जो जो मिला बस उसे ही लिख रहा हूं। तो कोई भी सिस्टम अगर बनेगा, सुनना, कोई भी सिस्टम अगर बनेगा तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होंगी वो आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहला क्या समझ में आया कि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि उसके बगैर तो कोई काम ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव प्लान करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ ऑब्जेक्टिव को भी हम डिटेल से कहते हैं कोर ऑब्जेक्टिव, मैन जो आपका टारगेट है। उसके बाद अब आपके कंपोनेंट्स आएंगे। तो कंपोनेंट्स कैसे होंगे? तो कंपोनेंट तो होंगे, वो होंगे इंटरडिपेंडेंट, जो हमने सीखा, इंटरडिपेंडेंट। और इंटरडिपेंडेंट होंगे तो किस तरह से वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, और किस तरह से इंटीग्रेशन वे में रहेंगे,
ताकि सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड किया जा सके। ठीक है, ये 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जब भी हम कोई सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा जो भी आप कंपोनेंट्स बना रहे हो वो कैसे होने चाहिए, इंटरडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने चाहिए, और जब इन सबको मिला दो तो एक साथ वो इंटीग्रेट होने चाहिए। अब इन सबको समझाऊंगा, और फाइनली तो ऑर्गेनाइज्ड है ही, तब ताकि हम सबको मिला के एक सिस्टम बना सकें। ठीक है, फोर्थ इंटीग्रेशन, अच्छा सॉरी, इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले इनको सबको सुन लो एक बार, लिखो मत, मैं एक साथ लिखवा दूंगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा सुनना है ताकि हर एक टर्म आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि अगर हम कोई भी सिस्टम बना रहे हैं तो सिस्टम तो बनेगा बाद में, ये सिस्टम बन गया है, बट सिस्टम बनाने से पहले आपको सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव प्लान करना पड़ेगा। तो जिस गोल को फुलफिल करने के लिए, लिखवा नहीं रहा हूं, एक साथ लिखवाऊंगा, सुन लो, जिस पूरा साइड अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, पहले सुनो कहानी की तरह, ताकि आपके दिमाग में सब चला जाए, और जब मैं लिखवाऊंगा तो आप साथ साथ पढ़ते चलना, याद ही हो जाएगा क्लास के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी सिस्टम को अगर हम बना रहे हैं तो सिस्टम को बनाने का हमारा कोई एक गोल होगा जिसके लिए हम वो सिस्टम बना रहे हैं, तो उसी गोल को हम क्या कहते हैं, कोर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जब तक आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं करोगे तब तक सिस्टम बनाया ही नहीं जा सकता, सोचा ही नहीं जा सकता। तो वो जो गोल है जिसके लिए आप सिस्टम बना रहे हो, उसी गोल को अपन क्या कहते हैं, कोर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे हम बहुत सारे कंपोनेंट्स आएंगे, क्योंकि कलेक्शन है, तो कलेक्शन है तो बहुत सारे कंपोनेंट्स आएंगे। अब कैसे आएंगे कंपोनेंट्स को सुनना, सबसे पहले जो भी कंपोनेंट्स आएंगे वो इंटरडिपेंडेंट आएंगे। इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स का मतलब हर एक कंपोनेंट अपना काम अलग अलग करेगा, हर एक कंपोनेंट अपना काम अलग। जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है, अब इनपुट डिवाइस तो इनपुट डिवाइस का ही काम करता है ना, आउटपुट डिवाइस तो आउटपुट डिवाइस का ही काम करता है, मेमोरी अपना मेमोरी का काम करता है। तो सारे हमारे कंप्यूटर के जो पांचों सिस्टम है, पांचों कंपोनेंट है सॉरी, वो काम तो अलग अलग ही करते हैं। तो कंपोनेंट है कैसे, इंटरडिपेंडेंट। तो इंटरडिपेंडेंट का मतलब हर एक कंपोनेंट अपना काम अलग अलग करेगा, किसी को कोई डिपेंड, अगर यही मैं बोल देता डिपेंडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, फिर एक दूसरे पे डिपेंड हो गए। तो हम करें डिपेंड नहीं है, वो हर एक कंपोनेंट अपना काम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो अपना काम करेगा वो फिर दूसरे को बताएगा, इसका मतलब उसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अब आपने कीबोर्ड से कोई बटन दबाया होगा तो जैसे ही इनपुट डिवाइस से आया तो सबसे पहले मेमोरी में गया होगा, तो वो मेमोरी को बताएगा नहीं कि मैंने मेरा काम कर दिया, अब आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो इंटरेक्ट का मतलब क्या समझ आया, इंटरेक्ट का मतलब हमें ये समझ में आया कि हमने यहाँ खूब सारे कंपोनेंट्स बनाए होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल समझना, मैंने यहाँ पे खूब सारे कंपोनेंट्स बनाए होंगे, तो सबसे पहले मैं इन कंपोनेंट की इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ। ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, हर एक कंपोनेंट्स का कुछ इंडिविजुअल टास्क होगा, हर एक कंपोनेंट का कोई इंडिविजुअल टास्क होगा। जब ये अपना काम कर रहा है तो ये टांग नहीं लड़ाएगा, ये कर रहा है तो ये नहीं लगाएगा, सब अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस पहले ने अपना काम कर दिया, ये बोलेगा अपना काम पूरा भाई, अब तो मेरे से जो चाह रहा था ले ले। इसका मतलब 100% क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ इनपुट आएगा जो सबसे पहले किसी ना किसी एक कंपोनेंट को मिलेगा। मतलब पक्का कोई ना कोई इनपुट आएगा जो किसी ना किसी एक कंपोनेंट को मिलेगा, और बाकी कंपोनेंट्स के लिए इनपुट क्या होगा, प्रीवियस कंपोनेंट का आउटपुट। तभी तो इंटरेक्ट कर पाएगा। इंटरेक्ट करने का मतलब क्या होगा, इसको इनपुट मिला, इसने अपना काम किया, जब इसने आउटपुट दिया तो इसके लिए ये जो आउटपुट आ रहा है वो क्या बन जाएगा, इनपुट। फिर ऐसे ही इसके लिए ये, इसके लिए ये, और फाइनली जो आउटपुट आएगा वो तो लास्ट में ही आएगा ना। तो ये आपका यहां से क्या आ गया, आउटपुट आ गया। तो हम क्या कह रहे हैं, हमारा टास्क पहले से डिसाइड है, चलो ठीक है, अब क्या करो, सारे कंपोनेंट्स को अपना अपना काम समझा दो। तो सब अपना अपना काम करेंगे और अपना जो भी आउटपुट आएगा वो अगले अगले इनपुट की तरह दे देंगे। दैट्स कॉल्ड द इंटरेक्शन, जिसे हम क्या बोलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। ऐसे नहीं कि सारे कंपोनेंट बना तो दिए, सब अपना अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक सबको जोड़ोगे नहीं, एक कैसे दिखेगा। अरे आपको जो भी आपका कंप्यूटर है बाहर से तो एक ही दिखता है, जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी है, बाहर से तो हम एक शरीर ही है, वो तो पार्ट्स तो बॉडी के अंदर अलग अलग बने हुए हैं ना। तो हर पार्ट्स का अपना एक काम है, तो अपना काम हो रहा है,
लेकिन एक कंपोनेंट अपना काम दूसरे को दे रहा है, दूसरा अपने को तीसरे को दे रहा है, बट बाहर से तो एक दिखना चाहिए ना, ठीक है, तो बाहर से एक दिखना चाहिए, इसका मतलब दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब जब सबको एक साथ जोड़ दे, तो जो इनपुट, जो आउटपुट या ऑब्जेक्टिव हमने प्लान किया था वो हमें एक साथ मिल जाना चाहिए। तो अब इन सबको हम एक साथ जोड़ेंगे और अब हम कहेंगे लो भैया इंटीग्रेट कर दिया, अब सब अपना अपना काम करेंगे, लेकिन काम है तो सिंगल ही ना, काम है तो सिंगल ही। तो एक ही काम को पूरा करने के लिए आपने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए कंपोनेंट्स बनाए। हर एक कंपोनेंट अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करके दूसरे को दे रहे हैं और वो इंटरेक्ट हो रहे हैं, और सब आपस में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, मतलब जोड़ के एक सिस्टम बन जाएगा, और तब जाके आपका होगा ओके डन। अभी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या कहेगा कि जो वेल ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ठीक है, अब सारे कंपोनेंट अपना काम कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट इसका फ्लो भी तो बताओ। अब आपका फ्लो सिंपल सा, अगर ये वाला टास्क इसी का आउटपुट, इसका इनपुट इसके लिए काम करेगा और आपने इसको दे दिया, तो फ्लो बिगाड़ दोगे आप। तो फ्लो भी प्री डिफाइंड होना चाहिए कि पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, बाद में कौन आएगा। दैट्स कॉल्ड द सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इनको कोई रटने वटने का नीड नहीं है, फिर से समझ में आ गया। पहला ऑब्जेक्टिव बनाओगे, ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद में उस ऑब्जेक्टिव के लिए खूब सारे कंपोनेंट्स बनाओगे जो अपना अपना काम करेंगे, लेकिन उसके बाद वो जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, इंटरेक्ट करके जुड़ेंगे, और जैसे ही वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लग जाएंगे आपका काम पूरा, मतलब सारा का सारा एक ही होल सिस्टम बन जाएगा जो इंटीग्रेट हो जाएगा। और जब बन जाएगा, ड्यूरिंग दैट आपने क्या किया होगा, पाथ भी डिसाइड किया होगा, कहाँ कौन सा कंपोनेंट आना है, कहाँ कौन सा रिलेट होना है। दैट्स द सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। बस ये है आपका सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक, जिसे रटने का 1% नीड नहीं है, इन शब्दों में ही सब कुछ लिख लिया। क्लियर? डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो थोड़ा सा चीजें, क्योंकि मैंने कहा ना मैं ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाऊंगा, ये मैं जबरदस्ती बनाता हूँ, है ना। तो हर एक टास्क क्या कर रहे हैं, सुनना, हर एक टास्क कैसा है, इंटरडिपेंडेंट है। मैं हर लिख देता हूं सारी, इंटर डिपेंडेंट है। तो हर एक टास्क कैसा है, हर एक टास्क इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करेगा, यहां एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, ये एरो दिख रहा है, इसे अपन कहते हैं इंटरेक्ट। ये आपका इंटरेक्ट करेगा, ये सारे के सारे क्या है, इंटरेक्शन, ये सारे के सारे हैं इंटरेक्शन। ठीक है, उसके बाद में इंटीग्रेट है, तो सारे सिस्टम को एक साथ देखना है, तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, और जिस चीज के लिए आपने सिस्टम बनाया था वो आउटपुट था, और आपका ऑब्जेक्टिव यहां से पूरा हो गया। चलो, दीज आर योर कंपोनेंट्स। बना लिया? चले लिखा दूं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में।
देखो इसमें, देखो किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने से पहले, किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने से पहले, डिजाइन करने से पहले हमें उस सिस्टम का, हमें उस सिस्टम का गोल डिसाइड करना होता है। हमें उस सिस्टम का गोल डिसाइड करना होता है। करना होता है। आगे लिखो, देखो यही गोल, यही गोल जो सिस्टम के द्वारा फुलफिल किया जाता है या पूरा किया जाता है, यही गोल जो सिस्टम के द्वारा पूरा किया जाता है, पूरा किया जाता है, उसे उसे हम उसका कोर ऑब्जेक्टिव कहते हैं। उसे हम उसका कोर ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा मीनिंग है। क्या समझे कि विदाउट कोर ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव शॉर्ट, देयर इज नो सिस्टम। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो कोई सिस्टम भी नहीं है। सिंपल सी बात है ना। तो लिख लो, देखो बिना कोर ऑब्जेक्टिव के कोई सिस्टम नहीं होता। बिना कोर ऑब्जेक्टिव के कोई सिस्टम नहीं होता। और ऐसा ही हम पढ़ेंगे। जब हम एसडीएलसी पढ़ेंगे तो हम एसडीएलसी में बिल्कुल यही फ्लो है हमारा। पहले हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है, पहले हम डिसाइड करेंगे, फिर कैसे करना है वो चीज डिसाइड करेंगे। तो मल्टीपल पार्ट्स में वो चीजें होंगी, बट इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, क्या करना है, वो ही क्या कहलाएगा, कोर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दूसरा लिखो, 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 मैं लिख देता हूं। क्या करो, अभी तो इंडिपेंडेंटली करेंगे, अलग अलग काम करेंगे फिर जोड़ेंगे। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, तो इंडिपेंडेंट हो गए ना। इट इज जस्ट लाइक दैट। मैं एक बार लिख लेता हूँ, नहीं मैं भूल जाता हूँ फिर क्या लिख रहा होता हूँ। फिर क्या एक फ्लो बनाना होता है ना, इसलिए। लिखो, मैं लिखवाते लिखवाते और समझा दूंगा। करेक्शंस तो मैं करता रहूंगा, गलतियां सबसे होती है, मुझसे भी हो जाएंगी, ऐसा भी बड़ी बात नहीं है। बट मैं जब आपको बोलता हूं तब देख देख के बोलता हूं, तो कोई गलतियां होंगी तो मैं करेक्ट कर दूंगा, टेंशन ना। लिखो, देखो सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आगे लिखो, हमें उन कंपोनेंट्स को इस तरह से डिजाइन करना होता है, हमें उस कंपोनेंट्स को इस तरह से डिजाइन करना होता है कि वह
अलग अलग काम करे, कि वह अलग अलग काम करे, मतलब इंडिपेंडेंट हो। अलग अलग काम करे मीन्स इंडिपेंडेंट हो, है ना। इसे ही हम इंटरडिपेंडेंट कहते हैं। इंटरडिपेंडेंट कहते हैं। काम अलग अलग करते हैं, मैंने ये बोला है। जो कंपोनेंट्स होंगे उनको हमने एक स्पेसिफिक काम दिया है, अब अपना काम तो अलग अलग करेंगे, जैसे ही काम करेंगे दूसरे को दे देंगे। तो डिपेंड किसी दूसरे पे नहीं है, डिपेंड वो खुद पे ही है। खुद का अपना काम करके दूसरों को देंगे, फिर दूसरा अपना काम करना स्टार्ट करेगा। इट इज जस्ट लाइक दैट, है ना। बस और स्पेशली इसका मीन्स और कुछ नहीं है, ठीक है। तीसरा लिखो। वो फिर ऐसा भी लिख सकते हो, मैं वो यहां लिखवाना चाह रहा था इसलिए मैंने वहां नहीं लिखवाया, है ना। बाकी आप वहां लिख सकते हो चाहो तो। अरे आप टेंशन ना लो, इस सब्जेक्ट को पढ़ने पढ़ते आपका दिमाग चलने लग जाएगा, आप बहुत कुछ लिख पाओगे, डोंट वरी। अगला लिखे इंटरेक्शन। ठीक है, अब इंटरेक्शन मींस इंटरडिपेंडेंट। जब आपके कंपोनेंट इंटरडिपेंडेंट है तभी तो इंटरेक्ट कर पाएंगे। अब आपने सारे कंपोनेंट को अलग अलग बना दिया, वो इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन जब तक वो जुड़ेंगे नहीं काम नहीं करने वाले। तो इसका मतलब अब हम इंटरेक्शन का मतलब क्या कहेंगे, कि जो भी आपके इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। कैसे, कि प्रीवियस वाले का जो भी आउटपुट होगा वो नेक्स्ट वाले के लिए इनपुट बन जाएगा, है ना। तो इसमें इंटरेक्शन में लिख लो। लिखो, देखो सारे कंपोनेंट्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सारे कंपोनेंट्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सारे कंपोनेंट्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इसीलिए हमें उन कंपोनेंट्स को इसीलिए हमें उन कंपोनेंट्स को इंटरेक्ट करवाना होगा, या इसीलिए उन कंपोनेंट्स को इस तरह से इंटरेक्ट करवाना होगा। उन कंपोनेंट्स को इस तरह से इंटरेक्ट करवाना होगा कि पिछले वाले कंपोनेंट का आउटपुट अगले वाले कंपोनेंट का इनपुट बन जाए। ठीक है, तो सिर्फ अकेले इंटरडिपेंडेंट से तो कुछ होने वाला नहीं है, इंटरेक्ट तो करवाना ही पड़ेगा। इसीलिए इन दोनों का साथ होना जरूरी है। इंटरडिपेंडेंट है इसलिए इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर डिपेंड होते तो इंटरेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती हमें, है ना। कोड आउट चले।
इसमें लिखो, लिखो सारा का सारा सिस्टम या सारा सिस्टम एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। सारा सिस्टम एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है। अब सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट है, अलग अलग काम कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारे लिए तो एक ही काम है, तो इस पूरे के पूरे एक काम को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन है। अब इसका मतलब थोड़ा सा मैंने क्या समझा है, पहले लिख लिया कि सारा का सारा सिस्टम या सारा सिस्टम एक ही यूनिट की तरह काम करता है, जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। आगे लिखो, लिखो सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर किसी एक कंपोनेंट में, तो अगर किसी एक कंपोनेंट में एरर आती है, तो अगर किसी एक कंपोनेंट में एरर आती है तो दूसरा कंपोनेंट भी काम नहीं करेगा, तो दूसरा कंपोनेंट भी काम नहीं करेगा, मतलब या मीन्स नहीं करेगा, मीन्स ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा मतलब टास्क तो एक ही था ना, तो पूरे उस एक टास्क को पूरा करने के लिए हमने गोल बनाया था कि लास्ट में वो आउटपुट दिखे। तो हमने यही बोल दिया कि ये अंदर क्या है हमें कोई लेना देना नहीं है, अंदर आप जैसे भी काम करवा रहे हो करवाओ, यहां से हमने इनपुट दिया, यहां हमें ऑब्जेक्टिव दिखना चाहिए, तो हमारे लिए एक ही है। तो अंदर अगर किसी भी एक कंपोनेंट ने भी गड़बड़ किया तो हमारा काम तो नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सारे के सारे इंटीग्रेटेड होने चाहिए, काम करे तो सारे करे, सुनना, काम करे तो सारे करे, अगर एक भी नहीं कर रहा तो हमारा काम तो नहीं होगा। इसीलिए हमने बोला सिंगल यूनिट वर्क ही परफॉर्म करेंगे, है ना, जिसे हमने बोला इंटीग्रेशन। क्लियर। इंटीग्रेशन तो मैथ्स पढ़ा हो तो समझते हो ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना ही तो है, सारे कंपोनेंट को एक साथ जोड़ा है ताकि एक साथ काम कर सके। और 5वां लिखिए, देखो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो लिखो इसमें लिखो इसमें, अरे तुम चिट्ठियां ही भेजते रहोगे क्या यहाँ पे, लिखो इसको, लिखो आगे लिखो, लिखो किस ऑर्डर में हमें इंटरेक्शन करना है, किस ऑर्डर में हमें इंटरेक्शन करना है, किस ऑर्डर में हमें इंटरेक्शन करना है, यह सिस्टम को एक्यूरेट वर्क करने के लिए, यह सिस्टम को एक्यूरेट वर्क करने के लिए डिफाइन करना जरूरी है,
एक्यूरेट वर्क करने के लिए डिफाइन करना जरूरी है। तो इसी फ्लो ऑफ कंपोनेंट को इसी फ्लो ऑफ कंपोनेंट को हम सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसी फ्लो ऑफ कंपोनेंट्स को हम सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, पांचों कंपोनेंट क्लियर, एक एक टर्म, किसी को कोई डाउट याद हो गए? पहला कोर ऑब्जेक्टिव, दूसरा इंटरडिपेंडेंट, तीसरा इंटरेक्शन, चौथा और पांचवा बस। तो अब ये पांचों जब कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी सिस्टम में होगी तभी वो वेल डिफाइंड सिस्टम है। हाँ, नहीं, यहां हम हमारे अच्छे सिस्टम की बात, इनमें से किसी में भी गड़बड़ कर दो सिस्टम गलत बन जाएगा। ये पांच अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको एक साथ हम किसी सिस्टम में ढूंढने की कोशिश, जैसे मैंने आपको बोला व्हाट इज ए गुड पर्सन, तो उस गुड पर्सन में एक नहीं है, बहुत सारी विशेषताएं होती है। हम कहते हैं ये सारी विशेषताएं जिन एक में मिल जाए वो सबसे अच्छा है। तो हम सिस्टम में कुछ अलग अलग विशेषताएं बता रहे हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स पांचों आपको जहां एक साथ मिल जाए, इट मींस योर सिस्टम इज वेल डिफाइंड, योर सिस्टम इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। नहीं, यहां हम अच्छी बातों की बात करते हैं, वो धीरे धीरे फिर हम टेस्टिंग वाले पार्ट पे जाएंगे, वो अलग बात है। यहां किसी में भी गलती है तो मतलब आपका सिस्टम सही नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा, सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, अब उसमें क्या क्या होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी है वो सब सिस्टम को खराब करने के लिए जरूरी है, तो उनकी हमें नीड नहीं है। चले आगे, चलो अगला लिखो, कंपोनेंट्स। अब जो भी आपका सिस्टम होगा उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। देखो, सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमने हर चीज बता दी। क्या बता दी? कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हर एक कंपोनेंट अलग अलग काम करना चाहिए, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना चाहिए, ठीक है, और सारा सिस्टम एक काम करे। बट उस सिस्टम के अंदर जब आप ऑर्गेनाइज करो तो आपको ऑर्डर भी तो बताना पड़ेगा कि इंटरेक्ट तो आप करवा रहे हो, क्या कोई किसी से भी इंटरेक्ट करके मैं किसी भी कंपोनेंट को कहीं पे भी जोड़ दूं? तो आपको पहले ही उस ऑर्डर को डिफाइन करना पड़ेगा कि पहला जो कंपोनेंट है वो कौन सा आएगा, वो किसको अपना आउटपुट देगा जो इनपुट ले। तो जो ऑर्डर है ना फ्लो का, जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, वही हमारे सिस्टम का रियल यहाँ क्या होता है, पावर होता है। अगर ये आपने इंटरेक्शन बदल दिया तो बाकी चारों चीज रख लो, कोई मीनिंग ही नहीं बना फिर तो। आप कोई इनपुट दे रहे हो और सीधा सीपीयू को दे रहे हो, बिहाफ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, तो कोई भी इनपुट सीधा तो सीपीयू के पास नहीं जा सकता, जाएगा, चलो दे दिया, नुकसान क्या, सीधे स्लो हो गई, क्योंकि इनपुट बहुत स्लो है, सीपीयू बहुत फास्ट है। तो आपने इनपुट दिया, सीपीयू को पहुंचने में सालों लग जाएंगी, तो क्या करोगे ऐसे सिस्टम का। इसलिए ये इंटरेक्शन का ऑर्डर भी जरूरी होता है, ठीक है। और कोई डाउट? चले आगे। तो नेक्स्ट अब आपके पास आता कंपोनेंट, कि अब जो भी आप सिस्टम बना रहे हो उस सिस्टम के अंदर किन किन कंपोनेंट्स का होना जरूरी है, ठीक है। तो चलो इसको मैं पहले डायग्राम बना रहा हूं, फिर मैं एक के कंपोनेंट्स को आपको यही दिखाऊंगा और फिर लिखवाऊंगा ताकि याद ही हो जाए सारे कंपोनेंट्स, ठीक है। चलो, तो अगर हम किसी भी सिस्टम को जब प्लान करते हैं, देखो सिस्टम जब भी बनता है, सिस्टम इस हिसाब से बनता है कि सबसे पहली चीज हमें क्या समझ में आई कि सिस्टम का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, वो ऑब्जेक्टिव ही हमारा आउटपुट है, बट आउटपुट से पहले इनपुट भी होगा। तो ये तो हमें भी पता है कि हमारे सिस्टम में इनपुट और आउटपुट का होना तो सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, वो चीज हमें समझ में आ गई। तो सबसे पहले जो भी हमारा सिस्टम आएगा उस सिस्टम के अंदर हम क्या देंगे, इनपुट देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहीं लिख देता हूं, इस डायग्राम को मैं एक बार पूरा समझाऊंगा और फिर मैं एक के कंपोनेंट्स को अच्छे से लिखवाऊंगा, पहले समझ लो। तो सबसे पहले हम ये बोल रहे हैं कि हमने हमारे सिस्टम को इनपुट दिया, यहां हमारे सिस्टम का, चलो ये इनपुट आप यहीं लिख लो चाहे तो सबसे पहले हमने हमारे सिस्टम को इनपुट दिया, ठीक है। अब हमारा गोल क्या है कि इनपुट आउटपुट में बदल जाए, जो भी हमारा इनपुट है वो इनपुट हमारा आउटपुट में बदल जाए। बट इनपुट को आउटपुट में बनाएगा कौन? ऑब्वियस है, बिहाफ ऑफ द सिस्टम, तो आप प्रोसेसर कह सकते हो, तो यहाँ पे भी प्रोसेसर ही कह दो, बढ़िया बात है, कुछ नया तो कुछ यहाँ पे भी नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने बोल दिया कि जो भी कंपोनेंट आपके इनपुट को आउटपुट में बनाएगा उसको हम यहाँ क्या कह देते हैं,
प्रोसेसर ही कह देते। तो आपने अपना इनपुट किसको दिया? प्रोसेसर को। प्रोसेसर ने क्या किया? आउटपुट बना दिया, हो गया। अब प्रोसेसर जो काम करेगा, ऑब्वियस है सीपीयू है तो सीपीयू को कोई ना कोई तो कंट्रोल भी करता है। तो अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो गड़बड़। तो हमें इस वाले पार्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहां पे हमारे पास में कंट्रोल पार्ट आ जाएगा, ये रहा आपका कंट्रोल। तो दिस इज जस्ट लाइक द कंट्रोल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपका कंट्रोल कंपोनेंट आ गया जो इस प्रोसेसर को क्या करने वाला है? कंट्रोल करने वाला है। यहां तक ठीक है। हमने इनपुट दिया, प्रोसेसर ने उस इनपुट को आउटपुट में बना दिया। प्रोसेसर कैसे काम करेगा, कब काम करेगा, ये हमें बताना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास एक कंट्रोल कंपोनेंट होगा जो इस प्रोसेसर को कंट्रोल करेगा। अब आपके पास आउटपुट आ गया, क्या आउटपुट सही आया है या नहीं आया, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक फीडबैक यूनिट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप सिस्टम पढ़ रहे हो, यहाँ हर एक चीज का फीडबैक होता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो अप्रेजल, प्रमोशन सब किस पे होता है? फीडबैक पे तो होता है। अब आपका फीडबैक अच्छा तो पैसे अच्छे, नहीं तो निकाल भी देंगे, है ना। तो यहां से अब आपके पास में आपका फीडबैक आएगा जो आपको ये बताएगा कि जो भी आउटपुट आया है वो सही आया है, बेकार है। अगर आउटपुट सही नहीं है तो इसका मतलब फिर से और फिर से काम करना स्टार्ट करो। मतलब पक्का आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, और सही आ गया तो वेल एंड गुड। लेकिन फीडबैक होना तो चाहिए। फीडबैक जो होगा या तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा या फिर कोई गलती है उसको सुधारेगा, बट फीडबैक तो चाहिए। ठीक है, ओके। उसके अलावा अब हमारे पास जहां हम ये पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यहाँ आउटसाइड से कोई ना कोई रिसोर्स आएगा हमारे पास में, एंड दैट्स योर एनवायरनमेंट। तो बाहर से देखने के लिए एक पर्सन होगा जो क्या करेगा? इन सब में कंट्रीब्यूट करेगा। और वो कौन होगा? एनवायरनमेंट होगा। तो ये पूरा का पूरा आपका एनवायरनमेंट है जो सिस्टम को क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा अब हमारे पास कोई जरूरी है कि एक ही सिस्टम हो? बहुत सारे सिस्टम भी हो सकते हैं। तो पहले तो हम कैसे पता करें कि ये एक ही सिस्टम है, यहां से दूसरा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है? तो बाउंड्री बनानी पड़ेगी। अरे एक सिस्टम अगर खत्म हो गया है और कोई दूसरा सिस्टम आएगा तो हम कैसे पता करें कि ये सिस्टम ओवर हो गया है? तो कोई ना कोई बाउंड्री आएगी। ठीक है, जैसे ही बाउंड्री आएगी उसके साथ हमें यह भी बताना पड़ेगा कि वो दूसरे सिस्टम से जुड़ेगा कैसे। तो इसीलिए हमें क्या डिफाइन करेगा? उसके बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस को डिफाइन करना पड़ता है। तो जैसे ही आपके पास यहाँ आउटपुट आया तो यहीं से हम डिफाइन करेंगे चीजों को कि हमारी बाउंड्रीज और इंटरफेसेस क्या क्या होंगे। ठीक है। तो इस सिस्टम को अगर आप देखते हो, ये है आपका पूरा का पूरा सिस्टम। तो कितने कंपोनेंट दिखे? इनपुट आउटपुट को एक ही मानेंगे, इनपुट आउटपुट को एक ही मानेंगे। एक प्रोसेसर, एक कंट्रोल, एक फीडबैक, एक एनवायरनमेंट और एक बाउंड्री इंटरफेसेस। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो आपके 6 टोटल कंपोनेंट्स होते हैं। इनपुट आउटपुट को एक ही मानना है। अब आप अलग कर दोगे तो 7 हो जाएगा, उससे क्या ही फर्क पड़ना है। लेकिन हम कह रहे हैं इनपुट आउटपुट एक ही मान लेते हैं और बाकी को हम अलग अलग कर देते हैं, है ना। तो डायग्राम एक बार बनाओ, फिर इसको पूरा लिखवाता हूं। हाँ बताओ। सबको डिटेल से समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ मैंने बताया। आप अभी सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा भी एक वापस से बता देता हूं, लिखते लिखते ही आप डायग्राम बनाते रहो, मैं भी समझा दूंगा क्या करें। हाँ, फीडबैक जो होगा वो मेनली जो भी कंट्रीब्यूटर है उसका, वो कोई यूजर हो सकता है, डेवलपर, किसी भी टाइप का यूजर हो सकता है। साइड में हम पढ़ेंगे बाद में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स, या एक नहीं अलग अलग टाइप्स के यूजर्स होते हैं। डायग्राम बनाओ तो थोड़े बड़े बनाया करो, कंजूसी मत किया करो।
ठीक है, तो ये मैं कंपोनेंट्स के नाम यहाँ लिख देता हूँ, ये तो डायग्राम बना ही लो, है ना, जिसमें जो जो कंपोनेंट्स हैं। तो एक सिस्टम में आपके पास 6 कंपोनेंट्स होते हैं, और फिलहाल ये जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ये कोई पर्टिकुलर नहीं है, ये कोई भी सिस्टम हो सकता है, क्योंकि हम फिलहाल एक बार के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं सिस्टम के बारे में, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम तो अलग से पढ़ाऊंगा। पहले एक बार हम जनरल सिस्टम जान लेते हैं कैसा होता है। नॉर्मल फीडबैक जैसे सिस्टम में होता है, फीडबैक इज जैसे मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, बस आप ऐसे समझो। अब आपने फीडबैक लिया, फीडबैक का मतलब सिस्टम को इंप्रूव करना है। अब इंप्रूव करना है तो इसका मतलब 100% कुछ ना कुछ इनपुट इनपुट बदलना पड़ेगा, आपको सिस्टम में वापस से रीवर्क करना पड़ेगा ना। रीवर्क का मतलब पूरे सिस्टम को डिजाइन नहीं करना है, बट इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा। जस्ट लाइक द वाटरफॉल मॉडल, हम जब चीजें समझेंगे तो हम क्या कहेंगे कि अगर आपके किसी भी एक फेज में भी गड़बड़ है तो वापस से आओ और वापस से पूरी चीजें बदलो। वो ये उस तरह का फीडबैक। चले, लिख लिया, डायग्राम बना लिया, नाम वाम लिख लिए सारे, चलो लिखो, ओके। लिखो इसमें, लिखो सिस्टम को वर्क करने के लिए, सिस्टम को वर्क करने के लिए पहला कंपोनेंट जो जरूरी होता है, पहला कंपोनेंट जो जरूरी होता है वह इनपुट होता है, वह इनपुट होता है। आगे लिखो, इनपुट होता है, लिखो सिस्टम के टाइप के अनुसार, सिस्टम के टाइप के अनुसार इनपुट अलग अलग हो सकता है। सिस्टम के टाइप के अनुसार सिस्टम अलग अलग हो सकता,
अनुसार इनपुट अलग अलग हो सकता है, जैसे कि डेटा, मटेरियल, रिसोर्स एटसेट्रा। वो लिख रखा डेटा, मटेरियल, रिसोर्सेज। आगे लिखो। तो सबसे पहले इनपुट होता है और सबसे लास्ट में जो आउटपुट रियल में आता है। आगे लिखो। लिखो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, आप ऐसे लिख दो, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आउटपुट कंपोनेंट का होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आउटपुट कंपोनेंट का होना जरूरी है, जो, लिख लो आगे, जो इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट या सर्विस हो सकता है, जो इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट और सर्विस हो सकते हैं। अब जैसे अभी तो हम क्या जनरल कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, बाद में हम इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें इसके आगे जाना है कि हम इंफॉर्मेशन आ तो गई, अब क्या करोगे, फिर कितने टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, कितने अलग अलग तरह के सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं, वो सेपरेट क्लास होगा। तो क्योंकि आईएएस को तो मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, ये तो एक बार जनरल थॉट आप क्लियर कर लो पहले। तो क्लियर, पहले इनपुट और आउटपुट तो है ना। दूसरा लिखो प्रोसेसर। तो सिंपल सा वन लाइनर, इसमें तो कुछ है भी नहीं। आगे लिखो। देखो इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए, इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए जो कंपोनेंट काम आता है, इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए जो कंपोनेंट काम आता है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। आगे लिखो। आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोसेसर, आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोसेसर
अलग अलग ऑपरेशन करता है, अलग अलग ऑपरेशन करता है, जैसे कि वो लिख रखा है कैलकुलेशन, कंपैरिजन, शॉर्टिंग एटसेट्रा। अलग अलग ऑपरेशन करता है ना, जैसे कि कैलकुलेशन, कंपैरिजन, शॉर्टिंग। लिख लिया? तो क्लियर? दूसरा कंपोनेंट लगे क्या कुछ? चलो तीसरा, लिखो इसमें या फिर इतना ही लिख लो रे, आप क्या लिखो, तो बहुत है। लिखो, लिखो यह कंपोनेंट प्रोसेसर को कंट्रोल करता है, या यह यह कंपोनेंट प्रोसेसर को कंट्रोल करने के लिए, यह प्रोसेस क्या है यार, ये हिंदी में दिक्कत आ रही है। हाँ, यह कंपोनेंट प्रोसेसर को कंट्रोल करने के लिए, हाँ, अलग अलग तरह के रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं, अलग अलग तरीके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। अब रूल्स और रेगुलेशन का मतलब यही है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स काम करेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे काम देना है, वही कंट्रोल यूनिट वाला काम, सिंपल लाइक दैट। ठीक है, वन लाइनर बहुत है। चलो चौथा कौन सा था? फीडबैक। चलो तो जिस सीक्वेंसिंग में लिखा है ना, मैं वही लिखवा देता हूँ। लिखो इसमें, लिखो फीडबैक। फीडबैक सिस्टम की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। फीडबैक सिस्टम की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। आगे लिखो फीडबैक। फीडबैक दो तरह की होती हैं। फीडबैक दो तरह की होती है, पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा नेगेटिव। हाँ, फीडबैक तो अब आपको पता है किसी भी सिस्टम का फीडबैक कब आएगा, जब आउटपुट आ गया, है ना। आपने इनपुट दिया, प्रोसेसर ने आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया, बट क्या वो आउटपुट रिक्वायर्ड आउटपुट है? आउटपुट आने का मतलब ये नहीं है आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। वन टाइम जरूरी है क्या कोई भी प्रोडक्ट सही बने? तो आपने प्रोडक्ट जो बनाया है वो अब जब तक आपके सामने बन के नहीं आएगा तब तक आप फीडबैक नहीं दे सकते। तो जैसे ही आउटपुट आया, दिस द इनिशियल आउटपुट,
इसीलिए मैंने यहाँ फाइनल वर्ड यूज किया था। फाइनल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे काम का है, बाकी आउटपुट तो बार बार फीडबैक से जनरेट होते रहते हैं, है ना। तो ये हमेशा आउटपुट के बाद ही आएगा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, लिख लो एक बार। अब है क्या तो सुन लो दोनों को। तो अगर आप पॉजिटिव फीडबैक की बात करोगे तो पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा? पॉजिटिव फीडबैक आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। अरे आपका सिस्टम काम तो कर ही रहे हैं, बट किसी ने अगर कोई पॉजिटिव फीडबैक दिया इसका मतलब और सही काम करे। सही तो कर ही रहा बट और सही करवाना है हमें। ये वहां से कनेक्ट मत करो, पूरी थ्योरी है। आप प्लीज इन सब्जेक्ट देखो, सैड अभी आप जो पढ़ रहे हो ना, इसे यहाँ जो भी वर्ड आ रहा है वो जनरल सेंस वाला वर्ड है। अभी फिलहाल कोई हार्डवेयर किसी तरह का कोई और टॉपिक या सब्जेक्ट रिलेट मत करो, प्लीज कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ हम एक जनरल फीडबैक की बात कर रहे हैं। एक जनरल फीडबैक का मतलब सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, तो सिस्टम में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट एक सिस्टम है। अब आपके लिए फीडबैक, मान लो मेरा ही फीडबैक लिया जा रहा है, अब मैं पढ़ा रहा हूं, अब आपसे सर ने बोला कि बताओ सर का फीडबैक कैसा है, तो आपने बोला सर बहुत घटिया पढ़ा रहे हैं। अरे बात कर लेते हैं ना। तो उस फीडबैक का मतलब क्या है कि ठीक है मुझे किसी और से रिप्लेस करो। ये आपने दिया है फीडबैक। एक आपने दिया है सर पढ़ा अच्छा रहे, ठीक है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की नीड है तो और अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। तो इट इज जस्ट लाइक दैट। तो फीडबैक मींस एनी परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो किसी भी सिस्टम के लिए काम में लिया जा सकता है, नॉट फॉर एनी मशीन। आउटपुट आया है उसके बाद में, अब मैं यहां पे आके खड़ा हो गया और मैं कुछ नहीं बोल रहा, अब मैं बोल रहा फीडबैक दो, तो आप कहोगे ये कहां से दे, आप तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे। तो मुझे पहले कुछ जनरेट करना पड़ेगा, पहले कुछ आउटपुट देना पड़ेगा। बिहाफ ऑफ दैट यू विल प्रोड्यूस आउटपुट या फीडबैक। तो फीडबैक का मतलब कुछ नहीं है, आप अपने दिमाग में डालो हम सिस्टम को परफॉर्म कर रहे हैं, मीजर कर रहे हैं कि सही काम कर रहा है गलत काम कर रहे हैं। अगर फीडबैक नहीं है इट मीन सुनो, जरूरी है हर एक सिस्टम का फीडबैक हो? नहीं। अब मैं आया हूं सर्ट की क्लास में, आपको ना फीडबैक लेना है ना देना, मैं पढ़ाऊंगा और आप पढ़ोगे। तो फीडबैक कंपोनेंट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल सिस्टम ना। सिस्टम ने पहली बार जो आउटपुट दिया वही फाइनल है, तो नो फीडबैक। ये हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं मींस ये हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा। बट जनरल सेंस में जब हम सिस्टम बनाते हैं ना, किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, वो वन टाइम कभी परफेक्ट होता ही नहीं है। जनरल सेंस में कभी नहीं होता। उसमें क्या होता है, चेंजेस होते हैं, इंक्रीमेंटल चेंजेस होते हैं जो ड्यूरिंग द एसडीएलसी हम सीखेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक का जनरल सा मतलब क्या होता है, इंप्रूव। तो लिखो इसमें, लिखो पॉजिटिव फीडबैक से, पॉजिटिव फीडबैक से पॉजिटिव फीडबैक से हम सिस्टम का परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक से हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। और दूसरा लिखो नेगेटिव फीडबैक। देखो नेगेटिव फीडबैक से, नेगेटिव फीडबैक से सिस्टम में जो एरर है उसे रिजॉल्व करते हैं। नेगेटिव फीडबैक का मतलब आपको जो आउटपुट चाहिए वही नहीं है, तो इसका मतलब क्या, कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, तो वापस जाओ, वापस चीजों को बदलो। एक आपको आउटपुट चाहिए, आउटपुट आया बट सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, थोड़ा और अच्छा बनाओ। हाँ, तो नेगेटिव फीडबैक से हम सिस्टम की एरर को सॉल्व करते हैं या हटाते हैं, है ना, जो आप लिख, हाँ जैसा आप लिखना चाहिए। क्लियर, कोई डाउट? चले, ये कौन से नंबर का था? चलो, 5वां क्या था? एनवायरमेंट। चलो लिखो।
तो अब इन्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट? एक्सटर्नल फैक्टर्स। कोई भी सिस्टम अगर काम करता है, सुनना, कोई भी सिस्टम अगर काम करता है तो वो सिस्टम बिना एनवायरमेंट के नहीं हो सकता। उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स का होना जरूरी है, जैसे कि यूजर्स, कंपेटिटर्स। अब आपके कोई ना कोई कंपेटिटर्स होंगे। अब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट में कुछ अच्छा डालने के लिए अब आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। अरे आजकल जितनी भी एप्स आती है, नई नई आती, क्या देती है? पहले ऑफर देती है कि हम आपको इतना क्रेडिट फ्री देते हैं, व्हाटएवर इंस्टॉल करो, ये फ्री वो फ्री। वो फ्री क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके कंपटीटर ऑलरेडी बैठे हैं। उनको पता है आजकल की जनता को बेवकूफ बनाने का एक ही तरीका है, पहले फ्री दो और फिर उनको आदत डाल दो, है ना? और आदत डल गई सच में, और पुराने प्रोडक्ट से हमने हमारा प्रोडक्ट रिप्लेस कर दिया, देन वी आर गुड ना। हाँ, जैसे जियो, वैसे बेस्ट एग्जांपल, सबकी बत्ती लगा देता है, आता है फ्री में देता है, सस्ते में देता है, आदत लग जाती है, दाम बढ़ा देता है। अब दूसरा ले ही नहीं सकते क्योंकि रिप्लेस हो गया। इसलिए इन्वायरमेंट वाला फैक्टर सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है हमारे सिस्टम के लिए, है ना? देखो, लिखो, आगे लिखो, इन्वायरमेंट पे लिखो, क्या लिखो, लिखो, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी, अब क्या बोलूं इसको, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें इसमें यूजर्स, कंपटीटर्स इंक्लूड होते हैं। और भी लिख सकते हो, लिखने को तो मशीनरी आ गई, प्रोडक्ट आ गया, बट ये दो अभी आप ध्यान रखो, इसमें यूजर्स, कंपटीटर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और किसी भी सिस्टम में हमें भी पता है, कोई भी सिस्टम जब काम करेगा, जब हम टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे तो नॉर्मली हम जनरली किस सिस्टम की बात करते हैं? ओपन सिस्टम की। जैसे हम बाद में पढ़ेंगे ओपन सिस्टम वर्सेस क्लोज सिस्टम, तो हम ओपन सिस्टम में कहते ही यही है कि आपका सिस्टम अगर ओपन, इट मीन्स व्हाट, वो अपने इन्वायरमेंट से बाहर जाके काम कर सकता है, कहीं से भी इंटरेक्ट हो सकता है, और वो नीड है। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी काम कर रही है, सुनना, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो क्या वो सारा काम खुद करेगी? कहीं बाहर से कुछ नहीं लेने वाली। अरे वो जो मशीन यूज कर रही है उसके बाप दादाओं ने बनाए हैं, वो बाहर से लिए हैं। जो काम कर रहे हैं, चलो आपके पास एम्प्लॉई है, पर उन एम्प्लॉय में इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो सजेशन के लिए बाहर जाओगे, कहीं ना कहीं कोई पार्ट टाइम चीजें हायर करोगे, तो बहुत कुछ है। तो बिना इन्वायरमेंट के लिए तो सिस्टम का मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इस इन्वायरमेंट का होना तो बहुत ज्यादा कंपल्सरी होता है ना? और लास्ट लिखिए, बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस, है ना?
देखो सबसे पहले लिखो बाउंड्री, लिखो पहले लिखो बाउंड्रीज से हम किसी भी सिस्टम की बाउंड्रीज से हम किसी भी सिस्टम की लिमिट को डिसाइड करते हैं, किसी भी सिस्टम की लिमिट को डिसाइड करते हैं ताकि हमें इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होने में आसानी हो। ठीक है, तो आपने बाउंड्री बना के ये बता दिया कि ये चीज हमारे पास है और ये हमारे पास नहीं है। देखो बाउंड्री क्यों बनाते हैं हम लोग? बाउंड्री बनाने का मतलब हम ये बता रहे हैं कि ये सारी चीजें हमारे पास हैं, इतना हमने फिक्स कर दिया, ये हमारी रेस्ट्रिक्शन भैया, इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है। इसका मतलब उसमें काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर उससे काम नहीं हो रहा तो अब कहां से होगा? इन्वायरमेंट से होगा। तो इन्वायरमेंट तभी इंटरेक्ट होगा जब आपने अपने सिस्टम का बाउंड्री बना रखा है। अगर बाउंड्री नहीं बनाया, इट मीन्स व्हाट? अब आपको पता ही नहीं क्या अंदर और क्या बाहर है, इसलिए सिस्टम का बाउंड्री अपनी जगह जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा इसी में आता है इंटरफेस। तो इंटरफेस को आप ऐसे समझो, इंटरेक्शन बिटवीन टू सिस्टम्स। जैसा एक सिस्टम अगर कोई भी रिजल्ट दे रहा है या उसको किसी दूसरे सिस्टम से इंटरेक्ट करना है, जैसे आज के टाइम पे फ्रीलांसिंग और वो सब होता है ना, आज के टाइम पे आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए या कोई भी काम करवाना, तो आजकल पूरे एम्प्लॉई आपको रेंट पे मिल जाते हैं। तो आपने दूसरी कंपनी को बोला हमें ये काम करवाना आपके सिस्टम से, तो एक सिस्टम जब दूसरे सिस्टम से इंटरेक्ट होगा तो उस इंटरेक्शन के लिए हमें इंटरफेस चाहिए। अरे जस्ट लाइक योर एटीएम बैंक, अब पैसे आपके बैंक में जमा करवाए, निकल एटीएम से रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इस एटीएम ने हमें एक इंटरफेस दी है, जहां पे जाओ, एटीएम डालो, आईडी पासवर्ड लगाओ और पैसे निकाल लो। तो रखे हुए कहीं और है, मिल तुम्हें कहीं और से रहे। इसका 100% उस एटीएम को किसी न किसी पर्टिकुलर बैंक के सिस्टम से जोड़ा गया होगा, नहीं तो आप इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए इंटरफेस मींस कनेक्शन ऑफ टू डिफरेंट सिस्टम। जब भी हमें किसी भी दो सिस्टम को आपस में जोड़ना होगा तो हमें बताना पड़ेगा ये सिस्टम यहां खत्म होता है, इट मींस यहां से दूसरा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, दिस द इंटरफेस, है ना। तो इंटरफेस का यूज किया, तो लिखो इसमें बस आप शॉर्ट में लिख लो। देखो देखो इंटरफेस से हम किसी भी दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं। इंटरफेस से हम किसी भी दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं। देखो जैसे कि एग्जांपल लिख लो, अरे इंग्लिश में भी लिख देता हूं। ये लिखो, देखो जैसे कि आगे लिखो, जैसे कि एटीएम मशीन किसी पर्टिकुलर बैंक से कनेक्टेड होती है। जैसे कि एटीएम मशीन किसी पर्टिकुलर बैंक से कनेक्ट होती है। ठीक है, तक लियो। नहीं, आप यहां पे इस इंटरफेस को जीयूआई समझ सकते हो, डोंट वरी, वही है, यहां पे आप उसी को समझो। आप कंप्यूटर के हिसाब से आप जीयूआई समझ लो तो बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये तो आउटसाइड गया ना इन्वायरमेंट की। जब आप एक सिस्टम के बाहर जाके दूसरे सिस्टम में जा रहे हो तो इन्वायरमेंट तो आपका है ही। अरे बैंकिंग एक इन्वायरमेंट में है, एटीएम मशीन अपने आप में एक सिस्टम है। एटीएम मशीन अपने आप में एक सिस्टम है, बैंक अपने आप में एक सिस्टम है। जब ये आपस में कनेक्ट होंगे तो इसका इन्वायरमेंट इसको मिल जाएगा, वो काम कर लेगा। बट ये दोनों सिस्टम तो हम अलग अलग ही कहेंगे ना, कि बैंक का अपना काम करने का तरीका है, एटीएम का एक जो है, एक आप कहो ये टेक्निकल है पूरा का पूरा काम, और ये आपका थोड़ा सा मैनुअल वाला काम हो गया, ह्यूमन टाइप का वर्क हो गया। हाँ, इन्वायरमेंट सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, वो उसको हम यहाँ नहीं इंटरेक्ट कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो सिस्टम क्या है, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, है ना। अगला लिखो। अरे भी टाइम है 10 मिनट। अरे रोज 10 मिनट खराब करोगे, एक साल में कितने मिनट खराब होंगे? 3650 मिनट। हेडिंग लिखवा दूं? हेडिंग लिखवा देता हूं ताकि मेरे को कल याद रहे तुम्हें क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो नॉर्मली ये 10 टाइप के सिस्टम हो गए आपके, पर ये आपस में रिलेट होते हैं, तो इनकी हमने 5 कैटेगरी बना रखी है। एक कैटेगरी में आपका ओपन एंड क्लोज आएगा, साथ में पढ़ेंगे। एक में आपका फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट आएगा, जो साथ में पढ़ेंगे। एक डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक, है ना। प्रोबेबिलिस्टिक को दूसरा में स्टोकास्टिक भी कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस प्रोबेबिलिस्टिक स्टोकास्टिक हो गया, ह्यूमन मेड वर्सेस ऑटोमेटिक हो गया, और बैच टाइम वर्सेस रियल टाइम हो गया। तो ये आपके 10 सिस्टम है जिनको अपन ने 5 अलग अलग कैटेगरी में एज पर द रिक्वायरमेंट डिवाइड किया है ना। इनको समझना है, फिर हम आईएएस को पढ़ेंगे, तो आपका नेक्स्ट क्लास होगा। ठीक, हाँ, वही तो बाउंड्रीज है, वो सारी इन्वायरमेंट और बाउंड्रीज आ गई ना। हाँ, वो आ गया बिल्कुल, उसी का पार्ट है फिर वो सिस्टम का ही।